हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास है मध्यकालीन इतिहास का। आज का जो चैप्टर है वो है दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत आज से स्टार्ट है मध्यकालीन इतिहास में। दिल्ली सल्तनत में पहला टॉपिक है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में, आपसे रिक्वेस्ट है। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत में पहला टॉपिक पढ़ेंगे गुलाम वंश। तो 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंशों के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए हैं। तो गुलाम वंश के सुल्तान 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक चला है गुलाम वंश के सुल्तान का, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। सभी तुर्क थे लेकिन वंश अलग अलग थे, जो गुलाम वंश है इनका। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। अतः इन सुल्तानों में को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क या सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क, पहले ऐसे तुर्क सुल्तान थे, या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त होगा। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक रहा है। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। तुर्क जनजाति का क्या नाम था? ऐबक नामक तुर्क जनजाति का ये था। तो तुर्क की जनजाति है ऐबक। बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। और खरीदा किसने था? निसापुर के काजी थे फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी, दास के रूप में खरीदा था। इसको अपना कुतुबुद्दीन ऐबक को दास या गुलाम बनाया था। कौन? फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था। क्या पढ़ता था? सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान खां या कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया। निसापुर से इसको गजनी उठा लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। मोहम्मद गोरी ने इसे गजनी में खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर सीख रही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। तो गोरी ने ऐबक का विश्वास प्राप्त कर लिया अपनी लगन और ईमानदारी प्रतिभा के बल पर। गोरी ने उसे अमीर आखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। गोरी ने उसको पद दिया, उस पद का नाम है आमीर आखूर। उसने अपना राज्याभिषेक गोरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात जून में 1206 ईस्वी में कराया था। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो उसके 3 महीने बाद जून में 1206 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। खुद को सुल्तान नहीं कहा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसने केवल मलिक और सिपाह सलार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। तो अपने को केवल मलिक और सिपाह सालार की पदवी दिया था, बस सुल्तान की पदवी नहीं दिया था। गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिल गई। तो 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिल गई। कब? जब उसका गोरी के उत्तराधिकारी कौन था? गियासुद्दीन। गोरी का उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद था। ये मुक्ति पत्र इनको दिया ऐबक को कि आप इससे मुक्त हो गए, गुलाम से, दास्ता से। तो ये 1208 ईस्वी में। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श या लाखों का देने वाला के नाम से पुकारा गया। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। तो अजमेर राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम
मस्जिद का निर्माण किया। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कर दिया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसे इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था। इल्तुतमिश पूरा करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया था और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल का भी निर्माण करा दिया। फिरोज शाह उस समय शासक था। चौथी मंजिल के स्थान पर और 2 मंजिल का निर्माण करा दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल आधुनिक पोलो चौगान के खेल को आज के समय में पोलो का खेल कहा जाता था। तो इससे पोलो खेल रहा था, उससे घोड़े से गिर जाने के दौरान 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। इसको लाहौर में दफनाया गया है, लाहौर पाकिस्तान में। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो खुद को सुल्तान नहीं बोला था, लेकिन जो इल्तुतमिश थे ये खुद को सुल्तान घोषित किए थे। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी। किससे? खलीफा से। जो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं उनको खलीफा कहा जाता है, तो उनसे प्राप्त किया था। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की। तो खलीफा ने क्या किया था? इल्तुतमिश जितने क्षेत्र जीते थे उसको खलीफा ने उसमें शासन की पुष्टि के सारे इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जिस जिस क्षेत्र को इल्तुतमिश ने जीता था। और इल्तुतमिश को सुल्तान आजम की उपाधि भी दे दिया खलीफा। गुलाम का गुलाम ऐबक, जो स्वयं गुलाम था, का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था और गौरी का गुलाम और ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। तो गुलाम का गुलाम कौन बना? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इल्वरी जनजाति का तुर्क था। कहाँ का था? इल्वरी जनजाति का ये तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार था। बदायूं का सूबेदार था सुल्तान बनने से पहले। और ये 1205 ईस्वी से 1206 ईस्वी में खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए किए गए अभियान में वह मोहम्मद गोरी और ऐबक के साथ था। तो खोखर जाति ने विद्रोह जब किया था तो उस समय मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में था इल्तुतमिश 1205 से 1206 ईस्वी में। युद्ध में उसने साहस और कौशल का परिचय दिया, जिससे प्रभावित होकर गोरी ने ऐबक को दास्ता से मुक्त प्रदान करने का आदेश दिया। तो मोहम्मद गोरी ने ऐबक को, जो दास्ता के रूप में गुलाम के वंश में ऐबक जी रहे थे, उससे मुक्त करने का आदेश दे दिया मोहम्मद गौरी ने। तो इल्वरी जनजाति का था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किस जनजाति का था? इल्वरी का तुर्क था। अगला है मंगोल नेता चंगेज खां। भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। जो मंगोल का नेता था चंगेज खां उसका नाम है। तो ये भारत के उत्तरी पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज़्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा था। चंगेज खां के प्रकोप का मतलब होता है चंगेज खां इसके विरोध में था। किसके विरोध में? जलालुद्दीन मांगबरनी के विरोध में था, इसको मारना चाहता था। तो जलालुद्दीन मांगबरनी कौन था? ख्वारिज़्म शाह का पुत्र था। ख्वारिज़्म शाह का पुत्र था जलालुद्दीन मांगबरनी और इसका पीछा चंगेज खां किया था मारने के लिए। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मांगबरनी की सहायता न करे। तो ये जलालुद्दीन मांगबरनी इल्तुतमिश के पास आ रहा था सहायता के लिए। तो चंगेज खां ने एक दूत भेजा कि मांगबरनी की सहायता आप ना करो। अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता ना की और जब मांगबरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। तो मांगबरनी की कोई सहायता नहीं किया इल्तुतमिश और मांगबरनी खुद चला गया 1224 ईस्वी में। तो इस समस्या का समाधान हो गया का मतलब कि जो इल्तुतमिश है उनका टेंशन ख़त्म हो गया चंगेज खां से और किससे? मांगबरनी से। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तिलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐबाज को पराजित किया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में
तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज थे रहते थे, उनको पराजित कर दिया था। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया एवाज की जगह। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। तो शुद्ध अरबी का सिक्का किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका 175 ग्रेन का और तांबे का जीतल, उसी ने आरंभ किए थे। किसने? इल्तुतमिश ने। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के थे, एक चांदी का टंका 175 ग्रेन का जो था, और तांबे का जीतल, चांदी और तांबे का, इल्तुतमिश ने शुरू किया था तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू कर दी थी इल्तुतमिश ने। टकसाल का नाम लिखा जाएगा, ये परंपरा बन गई। और शुद्ध अरबी का सिक्का भी चलाया। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलहत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। तो 1229 ईस्वी में जो बगदाद के खलीफा थे, उन्होंने इल्तुतमिश को खिलहत का प्रमाण पत्र दिया, जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज बन गया। तो एक वैध सुल्तान बन गए, वैलिड हो गए, और दिल्ली सल्तनत जो था वो स्वतंत्र राज बन गया। बगदाद के खलीहत का प्रमाण पत्र जब बगदाद के खलीफा ने दिया इल्तुतमिश को, तो इब्न बतूता के वर्णन से ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी। तो 2 शेरों की मूर्तियां संगमरमर पत्थर की बनी थी। इब्न बतूता का वर्णन है, जिनके गले में 2 घंटियां लटकी हुई थी, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। तो सुल्तान से न्याय की मांग करने के लिए इल्तुतमिश ने क्या किया था? संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां अपने महल के आगे सामने बनवाया था, और उनके गले में घंटियां थी, 2 घंटियां, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता है। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीरदार नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। काजी मतलब जज, अमीरदार। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से होता है। तो मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? इल्तुतमिश के शासनकाल से शुरू होता है। सर वुलजले हेग के अनुसार इल्तुतमिश क्या थे? गुलाम शासकों में सबसे महान था। गुलाम शासकों में सबसे महान इल्तुतमिश था। डॉक्टर ईसवी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निस्संदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, जो 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक शासन की हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया है। इस्लाम की परंपरा में नहीं लिखा गया है कि कोई महिला जो है शासन चलाएगी। और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। तो उन्होंने क्या किया था? रजिया सुल्तान ने क्या किया था कि राज्य की जो शक्ति है उनको सरदार को दिया था, और सूबेदार में विभाजित कर दिया था राज्य की शक्ति। राजकीय स्थान सूबेदार में विभाजित करने के स्थान पर जो राज्य की शक्ति है, इसको सरदार और सूबेदार को ना दे करके वो सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। ये किसके हित में था? तुर्की रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। रजिया बेगम को सत्ता से हटाना चाहते थे, इसमें भारी मात्रा में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल-तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। तो किसके विरुद्ध? जो भटिंडा का गवर्नर था मलिक अल-तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह करके उसे हटा दिया गया था। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर को संभाला है। उसे उलुग खां के नाम से जाना जाता है बलबन को। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन, लेकिन वास्तव में इसका नाम था बहाउद्दीन।
इल्तुतमिश की भांति वह भी इलवरी का तुर्क था। बलबन बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था। मंगोलों के तुर्कों ने इनको पकड़ लिया था, जिन्होंने उसे गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया था। बसरा का निवासी था ख्वाजा जमालुद्दीन, उसी के हाथों बेच दिया था मंगोलों ने। अनंतर 1232 ईस्वी में उसे दिल्ली लाया गया। कब दिल्ली आया? बलबन 1232 में, जहाँ इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात उसे खरीदा। तो जब इल्तुतमिश 1233 ईस्वी में ग्वालियर पर विजय प्राप्त कर लिया, तो 1233 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर विजय जीत प्राप्त करने के बाद इल्तुतमिश ने बलबन को खरीद लिया। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश से उसे खसदार का पद दिया। कौन सा पद था? खसदार का था। रजिया के काल में वह अमीर शिकार के पद पर पहुंच गया। अमीर शिकार के पद पर था रजिया के काल में। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में उसने तुर्की सरदारों का साथ दिया। तो रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र जो चल रहा था रजिया को उस पद से हटाने के लिए, तो वो भी तुर्की सरदारों का साथ दिया। फलस्वरूप बहराम शाह के सुल्तान बनने के बाद उसे अमीर आखुर का पद मिल गया। बलबन को बदरुद्दीन रूमी की कृपा से उसे रेवाड़ी की जागीर मिल गई। मसूद शाह को सुल्तान बनाने में उसने तुर्की अमीरों का साथ दिया, जिसने फलस्वरूप उसे हांसी की सूबेदारी दी गई। बलबन को 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से करा दिया। 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री की शादी सुल्तान नासिरुद्दीन से कर दिया। इस अवसर पर उसे उलुग खां की उपाधि दिया गया और नायब ममलिकात का पद दिया गया बलबन को। तो उलुग खां की उपाधि और नायब ममलिकात का पद दिया गया बलबन को। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली के राजगद्दी पर आसीन हो गया। तो 1266 ईस्वी में कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठा? बलबन बैठा था। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसे रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। रक्त और लौह की नीति कौन अपनाया था? बलबन। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथमतः सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्राप्त होता है। तो बलबन ने कहा है कि जो सुल्तान का पद मिलता है या हमें मिला है या किसी को मिला है, ये ईश्वर के द्वारा मिलता है। और दूसरा इनका कहना था कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। तो बलबन कहाँ से लोक प्रचलित हुआ था? कि राजनीति से फारस की। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। तो जो राजत्व की प्रतिष्ठा थी उसको उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। वहीं के राजनीति आदर्श को देखते हुए फारस की राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत खुदाई माना गया है। बलबन का कहना है कि जो राजा बने हैं धरती पर वो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। ईश्वर के प्रतिनिधि हैं या नियामत खुदाई है। उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। मान मर्यादा में वो केवल पैगंबर के बाद है। पहले पैगंबर, उसके बाद राजा है। नियामत खुदाई, राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। बलबन का कहना है कि जो राजा है धरती पर, ये क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर का प्रतिनिधि है और ईश्वर का प्रतिबिंब है। जिल्ले इलाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। इनका कहना है कि पहले पैगंबर है, उसके बाद राजा। और राजा क्या है? ये है ईश्वर के प्रतिनिधि, नियामत खुदाई, जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की थी। तो राजत्व संबंधी सिद्धांत किसने स्थापना की? बलबन ने। उसने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। मतलब सजीव है, उसमें जीव होता है। सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव पुत्र है। उसने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था। बलबन ने ईरानी बादशाहों के कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। तो बलबन क्या किए थे? ईरानी बादशाह की जो कई सारी परंपरा थी अपने दरबार में प्रारंभ कर दिया। उसने सिजदा मतलब भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस सुल्तान के चरणों को चूमना। तो भूमि पर लेट करके सुल्तान के चरणों को चूमना बलबन ने किया था। तो लेटना को सिजदा कहा जाता है और चूमने को पाबोस कहा जाता है।
उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नौरोज बड़ी शान शौकात से मनाने की प्रथा आरंभ कर दी थी बलबन ने। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की थी। तो सैन्य विभाग का नाम था दीवान अर्ज और ये मंगोलों से झगड़ा करती थी। बलबन ने अपना सेना मंत्री दीवान अर्ज में सेना मंत्री कौन किसको बनाया था? इमाद उल मुल्क को बनाया था। तो इनका सेना मंत्री कौन था? इमाद उल मुल्क, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वाजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी न हो। तो बलबन ने उसको वाजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसको धन की कमी ना हो, इमाद उल मुल्क को, जो कि इनका सेनापति था इमाद उल मुल्क। तो यहाँ पर थ्योरी सेशन कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन वास्तविक गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। तो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चलता है, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे। जितने भी शासक थे 1206 से 1290 तक एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क के थे तथा उनके वंश क्या थे? अलग अलग थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान कहा जाए या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना बेहतर होगा। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था पहला। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना था? लाखों का दान देना था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए इनको लाख बख्श कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है इनकी सारी बातें। तो इन्होंने इनके बारे में देखिए फिर से पढ़ लेते हैं। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला पुकारा गया फरिश्ता। यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। दान कोई व्यक्ति कोई दान कर रहा है, उसकी प्रशंसा की जा रही कि अच्छे भले इंसान है, दान करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है कि ये हमारे युग के ऐबक हैं। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वां भी थी। ऐबक को साहित्य से अनुराग था। साहित्य से क्या था? प्रेम था और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। किसको? कौन सा विद्वान? हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि मस्जिद है, उसका निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कर दिया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अगला है, सुल्तान की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं लिया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है, जो कि कहाँ? अजमेर में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः कहाँ स्थित है? दिल्ली और अजमेर में है। नेक्स्ट है, दिल्ली में निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने पूरा कराया है, गयासुद्दीन का इसमें हाथ नहीं है, फिरोज शाह तुगलक ने चौथी और 5वीं मंजिल को बनाया है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलें का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी लाहौर थी। क्या थी? लाहौर थी। अगला क्वेश्चन है, इनकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गौरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यलदौज और नासिरुद्दीन कुबाचा की तरफ से था। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर उससे अपने पक्ष में कर लिया। देखिए इनको कहाँ पर दिक्कत आई कुतुबुद्दीन ऐबक को? तो गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई थी गौरी का दास। खुद ये गौरी का दास था और ये खुद गौरी का दास था, लेकिन और भी थे गौरी के दास। कौन थे? उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यलदौज और नासिरुद्दीन कुबाचा। ये 3 थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और ताजुद्दीन यलदौज, नासिरुद्दीन कुबाचा। तो ऐबक ने क्या किया कि कुबाचा के साथ अपनी बहन की शादी कर दिया, तो कुबाचा को अपने अंडर में कर लिया, किंतु यलदौज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा था, दिल्ली नहीं आया था।
उसे दिल्ली आने का कभी अवसर ही नहीं मिला। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई ये बताना है। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई है चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व बोले तो घोड़े से गिर जाने के पश्चात। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है 1210 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया है। तो दिल्ली सल्तनत को राजधानी बनाया है इल्तुतमिश। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो तो यलदौज के डर से आया ही नहीं, लाहौर में ही रह गया, लाहौर को राजधानी बना करके। तो इल्तुतमिश 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक कार्य किया है। इसके पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे और राजधानी दिल्ली बनाया था। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के भी इल्तुतमिश ने चलाया था। टका 175 ग्रेन का था और तांबे का जीतल प्रारंभ किया था और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित कर दिया। तो वो इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश ने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को राजधानी बनाया। कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी। तो सल्तनत की राजधानी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो इल्तुतमिश किया था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन थी। तो वो रजिया थी जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था वास्तविक, और वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक था पर उन्होंने कभी दिल्ली नहीं आया था, लाहौर में ही रह गया था कुबाचा के डर से। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासन से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त किया था। तो खलीफा से इन्होंने सुल्तान की पदवी लिया था इल्तुतमिश ने। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि सारे क्षेत्र में कर दी जितने क्षेत्र को इल्तुतमिश ने जीत रखा था और इसे सुल्तान आजम की उपाधि दे दिया। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान बना। व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन यलदौज और नासिरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया। जो ताजुद्दीन यलदौज थे और नासिरुद्दीन कुबाचा थे, यही दोनों तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दुश्मन थे और नासिरुद्दीन कुबाचा को अपने अंडर में कर लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बहन की इससे शादी करा करके। लेकिन बचा ताजुद्दीन यलदौज। तो इल्तुतमिश के कार्यकाल में ये दोनों इल्तुतमिश के दुश्मन बन गए। तो जैसे ये गद्दी पर बैठा, इल्तुतमिश ताजुद्दीन यलदौज और नासिरुद्दीन कुबाचा दोनों को समाप्त कर दिया। भारत में तुर्की राज्यों को संगठित किया, तुर्की राज्यों को संगठित कर दिया इल्तुतमिश इन दोनों को मार करके। मंगोल आक्रमण से बचाया और मंगोल का जो बार बार आक्रमण हो रहा है उससे भी बचाया। राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया कौन। इल्तुतमिश। सुल्तान के पद को वंशानुगत बना दिया गया कि सुल्तान के पद राजा का बेटा ही बनेगा, सुल्तान राजा का बेटा ही बनेगा राजा। दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के चलाया कौन। इल्तुतमिश। अपने नाम का सिक्का बनाया और दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण कर दिया कि ये तुर्की की राजधानी है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है। तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। इल्तुतमिश को खरीदा था किसने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो गौरी का गुलाम कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था। इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को किसने खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक ने प्रारंभ से ही इसे सर ए जहांदार या अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया था। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। कौन सी मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो रजिया सुल्तान थी। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, जो 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदार अथवा सूबेदार में विभाजित करने के स्थान पर वो राज्य की शक्ति सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया कौन। रजिया सुल्तान। इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया
जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। उस समय किसके हित में था? तुर्की के हित में था। लेकिन जब रजिया सुल्तान बनी तो ये सुल्तान के हाथों में केंद्र सब राज्य की शक्ति दे दी। तो इससे क्या हो गया? इससे ये हो गया कि जो इल्तुतमिश का सपना था वो पूरा किया किसने? उसकी बेटी ने। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो इल्तुतमिश के शासन काल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से जलालुद्दीन मांगबरनी भागा था, सिंधु घाटी पहुंच आया था। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजा कि वह मांगबरनी की सहायता न करे, और इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की। मांगबरनी 1224 ईस्वी से भारत से चला गया, जिससे इल्तुतमिश की समस्या दूर हो गई। दिल्ली का सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन था, तो वो थे इल्तुतमिश। कौन थे? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? तो मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां के अधीन, इसलिए कि जो मांगबरनी था वो इल्तुतमिश के शासनकाल में इल्तुतमिश के से मदद लेने के लिए आ गया था। तो उसको दौड़ाया कौन था? मंगोल ही दौड़ाया था। तो उसी समय मंगोल पहुंच ही आए। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत में आक्रमण किया था, और उसका नेतृत्व कौन करता था? चंगेज खां। तो इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचिन इसका मूल नाम था। चंगेज खान एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई है। चंगेज खां का वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या तेमुचिन है। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करके बताना है कि कौन सा कथन सही है। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज में युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। तो हाँ, चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज में युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। ख्वारिज में का पुत्र था मांगबरनी, उसकी खोज में पहुंच गया था। पहला सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। गलत है। विजयनगर साम्राज्य के देवरिया द्वितीय के शासनकाल में वास्को डिगामा केरल, नहीं, ये भी गलत है। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत के तुर्की राज्यों को मंगोलों के आक्रमण की संभावना से एक महान संकट उत्पन्न हुआ था। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल शासक चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज में युवराज जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंचा था। 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर ने नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल पर मुल्तान पर अधिकार करके सिंधु नदी पार किया था। इस प्रकार तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था, न कि मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य के देवरिया द्वितीय के शासनकाल में ईरान का राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। तो विजयनगर साम्राज्य में जो देवराय द्वितीय थे, देवराय द्वितीय के शासनकाल में ईरान का राजदूत था अब्दुल रज्जाक, वो विजयनगर आया था। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल की यात्रा वास्को डिगामा केरल के तट पर पहुंचा था। उस समय विजयनगर पर नरसा नायक के पुत्र तिम्मा का शासन था। विजयनगर पर किसका उस समय शासक था? नरसा नायक का पुत्र था तिम्मा उसका शासन था। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? तो मलिक जानी को। बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तिलिया गढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित कर दिया था इल्तुतमिश ने। किसको? एवाज को। एवाज को पराजित करके एवाज ने इल्तुतमिश के अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार बना दिया। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने का हाथ तुर्कों का था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। तो कौन थे? अल्तुनिया के नेतृत्व में। दिल्ली के सल्तनत बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली है। उसे उलुग खां के नाम से जाना जाता है। वास्तविक नाम बहाउद्दीन। इल्तुतमिश की भांति ये भी इलवरी का तुर्क था। तो 1266 ईस्वी से लेकर के 1286 ईस्वी तक इसका शासन रहा है। अगला क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई है? तो बलबन ने अपनाया है। इनकी दो मुख्य विशेषता थी। एक तो इनका कहना था कि जो प्रथम सुल्तान जो पहला था, इनका दो मुख्य विशेषता है। पहला है कि सुल्तान क्या है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होते हैं सुल्तान का पद, और दूसरा है कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिबिंब है, नियमत खुदाई है, इनका कहना है। और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। पहले पैगंबर है, उसके बाद कौन है, राजा या सुल्तान है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है, इनका मानना है बलबन का। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। इनका कहना है कि इसलिए कि जो जनसाधारण मानव है, सरदार हैं, उसके कार्यों की आलोचना करने का, इनके द्वारा किए गए कार्य की आलोचना करना इनका जनसाधारण या सरदार का नहीं है, बल्कि ईश्वर का है। अगला है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथन है, बताना है कि कौन सा सही है। पहला है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो इसमें दोनों बातें सही है कि अपने हाथ में शासन सत्ता ले लिया और उत्तर पश्चिम में जो सीमा के मंगोल आक्रमण करते थे उसको भी सुरक्षित करना चाहता था। तो इसका आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग बातें कही गई हैं। तो 1266 से 1286 तक इनका शासनकाल था। इसने सम्राट को पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर लिया कि जो पद हमें मिला है सुल्तान का, ये ईश्वर की देन है, इसकी सारी शक्ति सुल्तान यानी मेरे पास रहेगी। सिजदा पाबोस की शुरुआत कर दिया। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम सीमा पर सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो अपने अंदर सारी शक्ति ले लेने के बाद भव्य उपाधि, अपने आप को जिल्ले इलाही की उपाधि दिया था। जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही का मतलब होता है नियमित एक खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिबिंब। बलबन ने फारसी के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर, किससे प्रचलित थे ये फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर के बलबन राजनीति आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया था। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिबिंब यानी नियमित खुदाई माना है। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। मान मर्यादा में केवल पैगंबर के बाद है और किसी के बाद नहीं है। सुल्तान राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है, बलबन का कहना है। अगला है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डाइविंग राइट के समान प्रतिनिधित्व किया था? तो वो बलबन है। बलबन ने कहा था कि जो शासक है वो कैसा है, राजाओं के ईश्वर के अधिकार के सिद्धांत पर है, मतलब वो प्रतिबिंब है ईश्वर का। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत के प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी? तो बलबन ने किया था। आंसर इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए और कठोरता से लागू किया। एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप उन्होंने भी नियम बनाया और कठोरता से लागू कराया अपने दरबार में। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे। आदर्श ईरानी कौन थे उस क्षेत्र में? बादशाह, और उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में प्रारंभ कर लिया। ईरानी बादशाह से परंपरा अपने दरबार में लागू कराया है। उसने सिजदा पाबोस की प्रथा प्रारंभ की। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नौरोज बड़ी शानो शौकत के साथ मनाए जाने की प्रथा को चलाया। कौन सा कथा बलबन के बारे में सही नहीं है ये बताना है। उसने नियमित खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सही है। इक्तेदारी व्यवस्था का प्रारंभ इल्तुतमिश किया था, ना कि बलबन, दूसरा गलत है। उसने तुर्गान चहलगानी का प्रभाव समाप्त कर दिया, सही है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था, ये भी सही है। तो बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। नासिरुद्दीन महमूद ने उसे उलुग खां की उपाधि थी। उलुग खां की उपाधि किसने दिया था? नासिरुद्दीन महमूद ने। जिले अलाह की उपाधि उसने स्वयं धारण की थी। इसका शासनकाल 1266 से 86 तक था। बलबन अपने राजत्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध है।
उसके राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से मिलता है। तो जो राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप है फारस की राजत्व से लिया है, लेकिन नियम, कठोर नियम ये ईरानियों से लिया है। बलबन ने राजा को नियमत खुदाई या ईश्वर का प्रतिबिंब बताया है। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा तुर्गान चहलगानी के गठन को समाप्त कर दिया था। तुर्गान चहलगानी में 40 तुर्क होते थे। किसी भी बात पर न्याय लेने के लिए इल्तुतमिश ने गठन किया था, जो कि बलबन ने समाप्त कर दिया। बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने किया था। 1279 ईस्वी में देखिए 12 से 66 से 86 तक था इसका शासनकाल, लेकिन 1279 में ही जो बंगाल का सूबेदार था तुगरिल खान, उन्होंने विद्रोह किया था, जिसे बलबन ने दबा दिया। विद्रोहियों को मृत्यु दंड दे दिया था। इक्तदारी व्यवस्था को प्रचलन बलबन ने नहीं किया था, बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपना शिलालेख में स्वयं को खलीफा सहायक कहा है? तो बलबन ने कहा है कि स्वयं को खलीफा का सहायक गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद में। तो बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर के मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख जो है उसमें लिखा है कि खलीफा का सहायक अपने आप को कहा है गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा गुलाम वंश से पूछे गए क्वेश्चन और उसके थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।